हेलो गाइस, क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक्स को समझ लिया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीट में मिनिमम एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिए, ये लेक्चर बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपने बेसिक समझ लिए तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करते हैं इस चैप्टर के नेम से ही। इस चैप्टर के नेम में दो वर्ड हैं, एक है रेडॉक्स, एक है रिएक्शंस। रिएक्शंस का मतलब यहाँ पे है केमिकल रिएक्शन से है। केमिकल रिएक्शंस आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी एक चीज का वन थिंग का कन्वर्जन अगर दूसरी चीज में होता है, अनदर थिंग में होता है, तो इस कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, या फिर शॉर्ट में इसको बोल देते हैं रिएक्शंस। यानी कि केमिस्ट्री में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो केमिकल रिएक्शंस ही हैं। पहली लाइन में ही इसमें दे रखा है, केमिस्ट्री डील्स विद द वैरायटी ऑफ मैटर्स एंड चेंज वन काइंड ऑफ मैटर इनटू अनदर। यानी कि एक चीज का दूसरी चीज में कन्वर्जन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज बोलते हैं। तो रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत छोटी क्लासेस में भी आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। बात करते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स जो है वो क्या है, रेडॉक्स वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ही टाइप हैं। छोटी क्लासेस में, क्लास 10th में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। बेसिक चीजें आप वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन डेप्थ और कॉन्सेप्चुअल वाली चीजें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करें अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर अकर्स थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्जन जो होते हैं बहुत जगह पे होते हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल भी हैं। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच रिएक्शंस इज रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस मतलब क्या है, एक टाइप की रिएक्शंस ही हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस आप पढ़ते हैं, कंबशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ऐसे ही एक टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पढ़ेंगे, एक बार इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वैसे सारी चीजें लिख रखी, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पे बोला है रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं वो फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चर, इन सभी एरियाज में ये रिएक्शंस होती हैं। इसीलिए ये इन सभी एरियाज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। The importance of these reaction is apart from the fact that burning of different type of fuel, obtaining energy, domestic transportation and other commercial purpose, electrochemical process or extraction, highly reactive metals and non-metals, manufacturing, chemical compounds like caustic। तो ये सारे के सारी बोल रखे हैं कि जो कंबशन रिएक्शन होती है वो भी एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरह के रिडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट यूज होता है। इसके अलावा और भी है बहुत सारे कंपाउंड, जैसे कास्टिक सोडा है या फिर और बहुत सारे कंपाउंड, ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज, कोरोजन ऑफ मेटल, इन सभी में ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन से ही होते हैं। या यूं कहें कि इन सभी जगहों पे कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी रिएक्शंस होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस ही होती हैं। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रिएक्शन भी हैं और हार्मफुल रिएक्शन भी हैं, दोनों ही तरह की रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है उसमें एनवायरमेंटल इशू लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रेडॉक्स फिनोमिना। तो ओजोन होल है हुआ या हाइड्रोजन इकोनॉमी, या हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब है हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने के लिए जो किया जा रहा है, उन सभी में कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है, रेडॉक्स फिनोमिना यूज हो रहा है। तो इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए होंगे, इतने भारी भरकम चीजें, इतनी अपने ओजोन होल जो है वो अपने एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो बहुत सारी चीजें, उन सभी में कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स फिनोमिना। यानी कि रेडॉक्स जो है वो बहुत हार्मफुल भी है ऐसे ओजोन होल जैसे चीजों में, और बहुत यूजफुल भी है हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो भी किसके ऊपर बेस्ड होके बन सकता है, जब यूज होगा तो वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड उसमें रिएक्शंस होंगी। तो यानी कह सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये एक्सट्रीमली हाई मतलब
कह सकते हो बहुत यूजफुल भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमली यूजफुल भी हो सकती हैं और एक्सट्रीमली डेंजरस भी हो सकती हैं। इसीलिए इनको समझना ध्यान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने इनको वाइजली यूज़ किया तो ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, और अगर हमने इनको इग्नोर किया और ये अपने आप से हुई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं। क्लियर है? तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी सारी जगह पे रेडॉक्स रिएक्शन से ही काम आ रही हैं। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या हैं, इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल आइडिया एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो देखो यहाँ पे क्लासिकल आइडिया, अगर रेडॉक्स रिएक्शन की हम बात करें या रेडॉक्स रिएक्शंस के डेफिनेशंस की बात करें, तो दो तरह की डेफिनेशंस हैं, बेसिकली तीन तरह की डेफिनेशंस हैं। एक तो है क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब क्या होता है, ओल्ड डेफिनेशंस होती हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक बेस, मतलब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, और तीसरी जो डेफिनेशन है वो है ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। तीन तरह की डेफिनेशंस हैं, तो एक एक करके सबसे पहले हम क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन के बाद में हम कौन सी पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक वाली पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम ऑक्सीडेशन नंबर वाली पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर वाली जो डेफिनेशन है वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक वाली भी इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए, स्टार्टिंग के लिए हमें क्लासिकल से समझना होगा। अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ें तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी पहले समझा रखी है, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, फिर इसमें बीच बीच में कुछ टर्म जो हमें याद रखने वाली हैं या डेफिनेशंस यहाँ पे जैसे दे रखी हैं, ये डेफिनेशंस भी यहाँ पे दे रखी हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक से, स्टार्टिंग से बताता हूँ, ओवरव्यू आपको देता हूँ, जिससे आपको इतने ये वाला पूरा टॉपिक जो है ना, ये पूरे टॉपिक आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एक टाइप की रिएक्शंस होती हैं रिडक्शन, और एक टाइप की रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन। जब दोनों कंबाइंडली हो, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ हो रहे हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। बेसिकली रेडॉक्स वर्ड जो आया है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से ही आया है। रिडक्शन का RED वर्ड लिया गया और ऑक्सीडेशन का OX वर्ड लिया, इन दोनों को कंबाइंड करके ही क्या बना, रेड ऑक्स, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। कैसे होता है, अभी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल ही एग्जांपल देखें, सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इन रेडॉक्स की जो डेफिनेशंस हैं, क्लासिकल डेफिनेशंस हैं, उनको समझने से पहले दो वर्ड आपको समझने होंगे। वो पहला वर्ड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई अलग एलिमेंट नहीं है, नॉन मेटल जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरा एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। इतना सा याद रखना, आप और डिटेल में याद रख सकते हो या समझ सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोलते हैं नॉन मेटल्स को, क्योंकि ये जो होते हैं दे फॉर्म नेगेटिव आयंस, दे फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या करते हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं नॉन मेटल्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये Cl- बन गया, तो क्लोरीन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ, ठीक। इसी तरह से जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम प्लस बना देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इसीलिए मेटल्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो दो वर्ड आप याद रखेंगे, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाए तो आप याद रखेंगे कि वो वहाँ नॉन मेटल की बात हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला जाए वहाँ नॉन मेटल्स की बात हो रही है। यहाँ पे एक बात जरूर से ध्यान रखना कि जब हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो इनमें दो चीज़ों को आप ऐसे इग्नोर करके रखना, हाइड्रोजन को ही रखना। एक ही बात करो, हाइड्रोजन को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, अलग करते हैं। हाइड्रोजन होने को तो नॉन मेटल है, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अच्छा एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
ऑक्सीजन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे बोलें कि ऑक्सीजन और जितने भी नॉन मेटल हैं वो सभी के सभी क्या हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए। साथ में हम हाइड्रोजन और जितने भी मेटल्स हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। दो वर्ड आपको समझ याद रहेंगे तो आप इन रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन को एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, अब मैं डेफिनेशंस की बात करता हूं। मैंने आपको बताया था 4 डेफिनेशंस हैं टोटल यहाँ पे। वैसे तो ये ज्यादा डेफिनेशंस भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैं इनको समराइज करके 4 ही बोलूंगा। देखो क्या है, सबसे पहला क्लासिकल जो डेफिनेशंस हैं। क्लासिकल डेफिनेशन का मतलब क्या है, ओल्ड डेफिनेशंस जो हैं उनमें क्या माना गया था, उनको किसके ऊपर बेस्ड माना गया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उनको क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन नाम से इंडिकेट हो रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो उसको क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसको क्या बोला गया, रिडक्शन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। पहली डेफिनेशन यही थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे। लेकिन सभी रिएक्शंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एडिशन और एडिशन तो होगा नहीं, तो फिर क्या किया गया, इसको एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंड करके क्या बोला गया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अभी मैंने आपको बताया, तो बोला गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब आप समझ गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है तो वहां आप क्या मानोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। किस में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अभी आपको मैं समझाऊंगा। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन समझा रहा हूँ, अभी तो पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये लेक्चर अगर आपने ढंग से देख लिया ना तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस जो हैं वो दोनों ही क्या हैं, आपकी अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। कैसी रिएक्शंस होती हैं, अपोजिट। मतलब यहां पे हमने बोला एडिशन, तो यहाँ का एडिशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिमूवल। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक डेफिनेशन रिडक्शन की ऐसे भी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन जो है वो हमने किसके बेसिस पे बोली थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोला था, हाइड्रोजन या फिर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैंने क्या बोला, रेडॉक्स रिएक्शंस में हम हाइड्रोजन को कैसा मान रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मान रहे हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। अब मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपोजिट हैं, तो जब ऑक्सीजन के बेसिस पे और एडिशन के बेसिस पे ये डेफिनेशन दी, रिमूवल के बेसिस पे रिडक्शन की दे दी। अब एडिशन के बेसिस पे, हाइड्रोजन के एडिशन के बेसिस पे रिडक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, तो इसका अपोजिट करके ऑक्सीडेशन की एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं कि, बिल्कुल बना सकते हैं। एडिशन का अपोजिट क्या कर दो आप, रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल है, एक तरफ की आप समझ लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। याद हो जाएंगे, अभी एग्जांपल करेंगे, सारी की सारी याद हो जाएंगी। ये पहले वाली जो दोनों डेफिनेशंस हैं ये क्लासिकल डेफिनेशंस हैं, ये क्लासिकल डेफिनेशंस हैं, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन के लेन देन के ऊपर आई, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस या ऐसी हाफ रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस होता हो, इलेक्ट्रॉन लूज होता हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और अगर किसी एलिमेंट या किसी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, बस अभी लाइन याद रख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन।
और लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे है। सबसे एडवांस जो डेफिनेशन है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी लाइन लिखी हुई है तो आप एक बार रीड कर लो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को रिडक्शन। कहाँ कैसे क्या, ये तो डेफिनेशन से शॉर्ट में अभी नहीं समझ में आ रहे होंगे, एग्जाम्पल से समझ में आती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ यार, कई बार बच्चे को ये 4 टर्म पूछी जाती हैं, इन 4 टर्म के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं और भी पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, या पूछा जाता है रिड्यूस्ड सब्सटेंस, या किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, या रिडक्शन किसका, कौन से सब्सटेंस का हुआ है। तीसरा वो टर्म पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या चौथा पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो ये सब्सटेंस और एजेंट ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, समझ ध्यान रखना इन चीजों को, अभी एक एक करके बताऊंगा मैं कैसे होंगे। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि ये चारों के चारों जो चीजें हैं वो हमेशा ही कहाँ मिलेंगी, रिएक्टेंट साइड में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी आपको, रिएक्टेंट साइड में ही इनके आंसर्स मिलेंगे। मतलब इन चारों, ये चारों चीज जो होंगी वो कहाँ होंगी, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो होगा, रिएक्टेंट मतलब जो इससे चेंज से पहले वाली साइड में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, वो ही ये सारे के सारे सब्सटेंस होंगे। ये वाला जो प्रोडक्ट लिख रहा है ये ना तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, ना ही रिड्यूस सब्सटेंस होगा, ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि ये वाला जो चीज है ये किसके लिए यूज कर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको कंपेयर करने के लिए कि क्या प्रोसेस हुआ है। मैंने अभी आपको 4-5 प्रोसेस यहाँ पे बताए हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस, इनको अभी आप ध्यान रखो, मैं यहाँ पे अप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। देखो अब एक बार मैं कहूँ कि इसको आप बिल्कुल भूल जाओ, किसको, इसको भूल जाओ, इसको, तो आप अगर मैं बोलूँ कि ये है ही नहीं, एक बार मैं इसको हटा ही देता हूँ कि मैंने कहा कि ये जो है ये है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ कि इस मैग्नीशियम में, Mg में क्या हुआ है, पता चलेगा क्या? ये इस अगर आपके पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ये MgO नहीं लिखा हुआ, सपोज भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ लिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि मैग्नीशियम के साथ में क्या हुआ है, आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। मैं बोलूं ऑक्सीजन के साथ में क्या हुआ है, आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया MgO लिख दिया, अब मैं कहूं कि यहाँ इस Mg को देखो और इस MgO को देखो, अब कंपेयर करके बताओ इस Mg के साथ क्या हुआ, तो आप देख के बता सकते हो एक बार में ही कि सर यहाँ पे इस Mg में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है? एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है। और ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ है? इस Mg में ऐड हुआ है। तो Mg का क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन होगा। ये प्रोसेस पूरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। लेकिन ऑक्सीडेशन होगा कौन से सब्सटेंस का? तो Mg का ऑक्सीडेशन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हुआ, तो वो हुआ Mg। क्लियर है? चलिए जी, दूसरी बात सेम यहाँ पे O2 के साथ में क्या हुआ? क्या आप बिना देखे बिना कंपेयर किए बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे Mg को चेक करोगे और O2 को देखोगे तो देखोगे कि यहाँ पे Mg और O2 में O2 यहाँ पे है और MgO यहाँ पे है। तो ये O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन थे। अब एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे एस सच ही है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया और इसकी जगह एक मेटल Mg आ गया है। Mg मतलब मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ O2 का क्या हुआ है भाई? रिडक्शन हुआ है। O2 का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो आपसे पूछा जाए कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे O2 जो है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। समझ में आया ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होगा? अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को Mg से MgO बनना, इस प्रोसेस को पूरी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ पे O2 से MgO का बनना, इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन इस रिएक्शन में हो रही हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ये किस तरह की रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है? समझ में आया?
दो टर्म नीचे वाले और बच रहे हैं, इनको भी समझ लो पहले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो एजेंट क्या करते हैं, जैसे LIC एजेंट या फिर इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट की बात करें तो इंश्योरेंस एजेंट क्या खुद का एजेंट खुद का इंश्योरेंस कराता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, दूसरों का करता है। तो ऐसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, इसका Mg का हो रहा है ना, तो कर कौन रहा होगा, ये कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो जिसका रिडक्शन होता है, क्या बोला हूं मैं, जिसका रिडक्शन होता है वो ही किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, O2 होगा। सेम रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, इसका हो रहा है। तो ये तो खुद तो रिड्यूस अपने आप हो नहीं रहा होगा, क्योंकि एजेंट पूछ रहे हैं, कौन कर रहा होगा, दूसरा कर रहा होगा। कौन है दूसरा, यहाँ Mg है, तो Mg कर रहा होगा। यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यानी कि यहाँ Mg जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज बताई थी कि ये चारों की चारों चीजें जो होंगी वो किधर मिलेंगी आपको, रिएक्टेंट साइड में। देखो MgO2 ये रिएक्टेंट साइड में ही है, यहाँ पे भी O2Mg ये भी रिएक्टेंट साइड में ही है। मतलब ये चारों टर्म आपको देखने को अलग अलग मिलते हैं, लेकिन ये होंगे हमेशा कहाँ, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, मार्क कर लो, लिख लो, ये हमेशा रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में होंगे। कहाँ होंगे, रिएक्टेंट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ही होंगे हमेशा, कभी भी इधर मत देखना इसको। ये वाला किसके काम आ रहा है, ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए काम आएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए अब एनसीईआरटी में चलते हैं और इन सभी चीजों को जो मैंने अभी आपको बताई हैं वही सारी की सारी चीजें वहां लिख रही हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से रीडिंग, कहाँ से करें, यहीं से। हाँ, ओरिजिनली द टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बताया ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर many element combine with it and this is the principal reason why they commonly occur in the earth in the form of the oxides। ठीक है, सारी की सारी चीज वही दे रखी है भाई। क्यों इस तरह की डेफिनेशन दी गई, इसका रीजन बताया है कि ऑक्सीजन जो होती है 20% होती है और उसके बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन रखा गया। द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन। देखो ये वाला डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि Mg से Mg में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और MgO बन गया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक एक करके बता रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीडेशन को ही एम्फेसिस दे रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों ही रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे MgO वाला केस जो है, यहाँ पे Mg में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो Mg का क्या हो जाएगा, Mg का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Mg का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अभी हमने बात की, जैसे सल्फर है, सल्फर में ऑक्सीजन का ऐड हुआ, कैसे पता चला सल्फर में ऑक्सीजन का ऐड हुआ, सल्फर और इससे बनने वाला प्रोडक्ट देखा, तो सल्फर में ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है। तो ये पहली डेफिनेशन जो थी उसके एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन द रिएक्शन 8.1 एंड 8.2 द एलिमेंट मैग्नीशियम एंड सल्फर आर ऑक्सीडाइज्ड। अभी बता दिया मैंने, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है। अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू देम, सिमिलरली मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड ओइंग टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब वहां पे तो मैग्नीशियम और सल्फर जो थे वो एलिमेंट्स थे, कंपाउंड का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, CH3 + O2 गिव्स CO2 + H2O। अब यहाँ देखना, यहाँ पे ये CH4 का क्या हुआ है, CH4 में क्या चेंज हुआ है, इसको देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट में C कार्बन जहाँ पे है उसको देखना पड़ेगा कि कार्बन यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट गए। देखना ध्यान से, मैं हाफ रिएक्शन को लिखता हूं, उससे ही आप कंपेयर करना। यहाँ CH4 लिख रहा है और CH4 के बाद में CH4 से CO2 फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। कैसे भी आप बोल देना, ये हाफ रिएक्शन मैंने लिखी है। ये इस CH4 को आप देखो, यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। या फिर इसमें क्या ऐड हो रहा है? इसमें पहले CH4 में देखो तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन CO2 में ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। दोनों डेफिनेशन से, किसी भी डेफिनेशन से ले ले, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? CH4 का। अभी O2 का क्या हो रहा है ये यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। अभी आगे चलते हुए ये भी दिखने लगेगी कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं। क्लियर है? समझ में आया? ये सारी की सारी चीजें यहाँ लिख रही हैं। केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन 8.3 इन विच हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। देख लो यहाँ पे प्रॉम्प्ट केमिस्ट रेंटरप्रेटेड ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ एनसीईआरटी में बस इतनी सी छोटी सी बात यही है यार कि कहानी के फॉर्म में बोलते हैं, बस यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, वही क्या कहलाएगी? आपकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ठीक है, आगे फिर और भी यहाँ पे चलो अब एग्जांपल लेते हैं। ये सारी चीजें लिख रखी हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ। एग्जांपल्स हमें कर लेने हैं, एक बार एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ये H2S प्लस O2 गिव्स S प्लस H2O। अब यहाँ पे ध्यान से देख के मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? H2S जो है, H2S, ये H2S है, H2S से सल्फर बन रहा है। H2S से क्या बन रहा है? सल्फर बन रहा है। तो यहाँ से इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है भाई? इस प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है? H2S में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। H2S का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? आगे और भी एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। Mg प्लस F2 गिव्स MgF2। यहाँ पे Mg है तो Mg में F2 ऐड हो गया है ना। अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन खत्म हो गई, हाइड्रोजन वाली भी खत्म हो गई। अब ऑक्सीजन मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है? फ्लोरीन ऐड हो रहा है। दोनों को कंपेयर करके देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीशियम में फ्लोरीन ऐड हो रहा है। और फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अगेन Mg का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा। सेम यहाँ पे Mg में क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम में Cl2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे अगेन इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ मैग्नीशियम में सल्फर ऐड हो जाएगा। कैसे दिख रहा है? इस प्रोडक्ट से कंपेयर करके, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया? ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल आपको ऑक्सीजन का एडिशन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बता दिया, तीसरा जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन के हैं। सारे के सारे एग्जांपल वही हैं, मतलब एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक लास्ट डेफिनेशन और थी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो, इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरीसाइनाइड बन रहा है। तो यहाँ पे K4 हैं और यहाँ पे K3 हो गए, बाकी के सारे स्पीसीज सेम हैं। तो K4 पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है? एक मेटल है, और मेटल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? समझ में आया? अब इन सभी चीजों को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया गया है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है, चार डेफिनेशंस, मतलब चार जो प्रोसेस हैं उनको कंबाइंड करके यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन एग्जांपल्स हमने कर लिए, डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। इसी तरह से इन द बिगिनिंग रिडक्शन वाज कंसीडर्ड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। इसके साथ साथ में अगर इसको ब्रॉड किया जाए तो क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ में, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ब्रॉडली इसको बोल देंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
फ्रॉम ए सब्सटेंस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यहाँ रेडॉक्स में हम क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कुछ डेफिनेशंस जो यहाँ पे रिडक्शन की डेफिनेशन है उनके एग्जांपल्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन अबव द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। अब देखो रिडक्शन जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रिडक्शन को हम हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि हो दोनों ही प्रोसेस रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो, अब HGO है, HGO से HG बन गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्योंकि हमें यहाँ पे रिडक्शन के एग्जांपल्स देखने हैं, रिडक्शन को दिखाना है, इसीलिए मैं सिर्फ Hg को देख रहा हूँ। मैं O2 को भी तो देख सकता हूँ, मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ। ध्यान से समझना, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मुझे कमेंट में बताना कि HGO है, HGO है, तो HGO से Hg बन गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि HGO जो है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल जो होगा वो ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो HGO का हमने बोला कि इसका रिमूवल हुआ यानी कि रिडक्शन हो गया। ऐसे भी तो देख सकते हैं कि HGO से O2 बन गया। कैसे बन गया है भाई HGO से O2? देखो ऐसे बन गया HGO से O2। यहाँ HGO है, इस Hg की जगह O लगा दो, तो ये एक O और ये एक O, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, O2 बन गया ना। तो हमें ऐसा बोल सकते हैं कि HGO में से अगर Hg हट गया तो उससे O2 बन गया। और Hg क्या है, एक मेटल है। Hg क्या है, मेटल है। तो मेटल का रिमूवल जो होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ HGO का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 लग रहा है। ये देखो HGO2 का मतलब क्या है, HGO प्लस HGO। यहाँ पे एक HGO का ऑक्सीडेशन होगा और एक HGO का क्या होगा, रिडक्शन होगा। होंगे दोनों ही प्रोसेस, ध्यान से समझोगे तो आपको ये दोनों ही प्रोसेस देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन जब हम एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन के ले रहे हैं तो हम सिर्फ ये चीज देखते हैं कि HGO से Hg फॉर्म हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब HGO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इसी तरह से FeCl3 से FeCl2 बन गया, मतलब एक क्लोरीन कम हो गई। क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन इज नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां से यहां जो हो रहा है तो इसकी वजह से FeCl3 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। दूसरा पार्ट अभी हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि देखेंगे तो दोनों ही चीजें दिखाई देंगी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। इस इथीन से क्या बन गया, CH3 मतलब यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है CH2 में, और CH3 में टोटल 6 है, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे CH2 यानी कि इथीन जो है उसका रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह से HgCl2 से Hg2Cl2 बन रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे Hg है ना, तो Hg एक यहाँ पे Hg और इसमें Hg2 मतलब एक Hg एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गया। Hg क्या है, वो मेटल है। तो मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका HgCl2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अच्छा कोई पूछे इसका क्या हुआ है, Hg2Cl2 का कुछ नहीं हुआ है इसका, ये तो फॉर्म हुआ है ना। प्रोसेस चेंज किस में होगा, रिएक्टेंट्स में चेंज होता है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, HgCl2 का रिडक्शन हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ अब देखो यहाँ पे इन रिएक्शन 8.1, इस 8.1 की बात कर रहे हैं। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड टू स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड हो तो सभी में रहा है, लेकिन इसमें बताया गया है क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो ये तो क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। देखो यहाँ इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसमें एक Hg ऐड हो गया। अब SnCl2 से SnCl4 बन गया, मतलब क्लोरीन का एडिशन। क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ऑक्सीडेशन इसका उल्टा मैंने बोल दिया। यहाँ इसका Hg का एडिशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। वो तो पहले वालों में भी रहा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पे।
occurring because of the addition of the electronegative element chlorine to it. It was soon realized that oxidation and reduction always occur simultaneously. मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होते हैं, हमने तो पहले से देख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। एज विल बी अपरेंट बाई री एग्जामिन ऑल द इक्वेशंस गिवन एबव। तो री एग्जामिन कर लो, सारे के सारे मैंने आपको साथ साथ बता ही दिए हैं, ठीक है। हेंस द वर्ड रेडॉक्स वाज कॉइन्ड फॉर दिस क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसीलिए नया वर्ड यूज करेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शंस। अब ये जो जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी हमने ये रिएक्शंस पढ़ी हैं, इन सभी रिएक्शंस को सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन या जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ी हैं इनको सिर्फ हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना बोल के ये सारी की सारी रिएक्शंस ये हैं, जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं या ये रिएक्शन है या यहाँ पे जितनी भी पढ़ी हैं, ये सभी की सभी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। इसीलिए इनको सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना बोल के क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शंस बोला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन गिवन अब बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है ये आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखो Hg2S से क्या बन रहा है, यहाँ पे S बन रहा है। कोशिश करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप छोड़ के चीज़ों को देखें। मतलब यहाँ पे सल्फर है ना, ये सल्फर है, तो इधर वाले प्रोडक्ट में देखें सल्फर का है, यहाँ पे सल्फर ही दिख रहा है। तो सल्फर H2S से S का बनना क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होगा ऑक्सीडेशन को होगा। अब यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे Cl2 है, HCl है, तो Cl2 को आप ऐसे याद रखें Cl तो यहाँ एक Cl तो एस सच यहाँ पे है, लेकिन इस Cl की जगह क्या हो गया, H आ गया। तो या तो इसको ऐसे बोल दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दोनों का ही मतलब क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ पे H2S जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन, और Cl2 जो है उसका क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पे दे भी रखा है नीचे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है और ये Cl2 जो होगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा। एजेंट की अभी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे वो भी निकाल सकते हो। सेम इनके भी निकाल के बताइए आप कमेंट में, मुझे बताओ। अगर आपसे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बेसिक सी डेफिनेशंस, उनको आप एक बार दोबारा से देख लो, ठीक है। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। आगे बात करते हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। सेम बिल्कुल सिंपल है, अभी तक जितने एग्जाम्पल दिए हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहली जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसके एग्जांपल्स हो गए। अब दूसरी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मैंने वैसे तो आपको समझा ही दिया। क्या समझाया था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी का कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इतनी सी चीज याद रखेंगे, स्टार्टिंग में भी हमने बात कर ली है। देखो यहाँ पे एक एक करके देख लो। यहाँ पे सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल है Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। इनको आप चाहे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वाला कॉन्सेप्ट है उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसको भी समझ लो। देखो NaCl जो है वो एक कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। और NaCl में कौन कौन से आयन होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। यानी कि Na से क्या बन गया, Na प्लस बन गया। और Cl2 है तो Cl का एक पार्ट जो है वो Cl हो जाएगा। Cl दो NaCl बन रहा है ना, तो एक Cl से क्या बनेगा, Cl माइनस बन गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखो इस NaCl से, यहाँ नीचे नहीं लिखा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। Na से क्या बन गया, Na से बन गया Na प्लस। और Na से Na प्लस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और Cl से बन गया भाई Cl माइनस। Cl से Cl माइनस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। तो Na से Na प्लस का इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Na का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और Cl जो है उससे Cl माइनस बना, तो यहाँ इसका Cl का क्या होगा, रिडक्शन होगा। Cl का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो कि Na का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन,
और Cl का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी तरह से Na+O2, यहाँ ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल होता है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का किसी का भी रिमूवल होता है, एडिशन होता है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो वही सेम आ जाएगा। यहाँ Na2O जो है उसमें क्या होगा, Na+ और ऑक्सीजन -2, तो Na से क्या बन गया, Na+। Na से Na+ कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, यानी कि Na का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और O का ऑक्सीजन से ऑक्सीजन -2 बनता है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, सेम यहाँ इस तरह का ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ Na+ और सल्फर -2 सल्फाइड आयन बनता है, तो इस तरह से बन जाता है। क्लियर है, देखो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ दिखा रखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। क्लियर है, अब आगे देखो, फॉर convenience each of the above process can be considered as two separate steps, one involving the loss of electron and another gain of electron. As illustration we may further elaborate one of these, say the formation of sodium chloride। वही जो मैंने अभी आपको बताया सेम ऐसे ही बता रखा है ये। ठीक है, तो suggest that half reactions that involve loss of electron called oxidation, अभी बताई दिया ऑलरेडी, and similarly the half reactions that involves gain of electron is called reaction। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी प्रोसेस हमें समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इट मे नॉट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू मेंशन हियर दैट the new way of defining oxidation reduction has been achieved only by establishing the correlation between the behavior of species as per the classical idea, as per the and their interplay in the electron transfer charge in reactions sodium these oxidize act as reducing agent। अच्छा, अब यहाँ पे नए वर्ड यूज कर रहे हैं कि एक और टर्म जो मैंने आपको पहले ही बताई है वो भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम जो होगा वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम का क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ही टर्म यूज की है, बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर एलिमेंट इंटरेक्टिंग विद इट एंड thus help in reducing them। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज दीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। टू समराइज वी मे मेंशन दैट, समरी फॉर्म में अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिखें तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस होता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनर या लॉस होता है, डोनर लॉस को ही क्या बोलते हैं, डोनेशन बोलते हैं। लॉस होगा तभी तो डोनर बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसे भी दो प्रोसेस आपको समझ में आ गए। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सा याद रखा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा आपका, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है, जस्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देख लो, जस्टिफाई दैट द रिएक्शन Na+H2 गिव्स NaH इज रेडॉक्स चेंज। अब इसको जस्टिफाई करना है तो कर दो, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के बेसिस पे कर सकते हो, चाहे तो आप नॉर्मल जो क्लासिकल डेफिनेशन है उससे भी कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के बेसिस पे कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सोडियम जो है वो NaH बना रहा है। जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो हाइड्राइड फॉर्म करता है ना। सोडियम से क्या बन रहा है, Na+ बन रहा है, और H से क्या बन रहा है, H- बन रहा है। तो यहाँ पे सोडियम से सोडियम प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे H से H- बन रहा है तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन।
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। क्लियर? वही सारी डेफिनेशन का ही एग्जांपल एलाबोरेशन चल रहा है। अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई, देखते आप पहचान पाए कि ये रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, कौन से का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप कर पाए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। देखो यार, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सिर्फ एलिमेंट्स के लिए पढ़ा, ये एलिमेंट्स ही थे, एलिमेंट्स जो हैं उनमें। अगर हम बात करें कि कंपाउंड्स में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो या कंपाउंड्स में ये इस तरह की रिएक्शन हो, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, तो उनको कैसे करेंगे? देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल दे रखा है कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है। देखो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट है, ये जो है वो क्या है, CuNO3 ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और इसमें ये जिंक की रॉड डाली हुई है, ये जिंक की रॉड है ये, ठीक है, जिंक की रॉड इसमें डाली। तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा, क्या चेंज होगा, एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन जो होगी उसमें क्या होगा, जिंक जो है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, कॉपर नाइट्रेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके साथ में जब जिंक की रॉड डालते हैं तो यहाँ पे बनता है, ये कॉपर तो यहाँ पे फ्री हो जाता है, साथ में जिंक नाइट्रेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। जिंक नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसीलिए कॉपर नाइट्रेट जो है वो ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर का जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट किस में होता है, एक वाइट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जिंक नाइट्रेट बनता है और जिंक नाइट्रेट का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, इसीलिए इस तरह का ये सॉल्यूशन ब्लू से कैसा हो जाता है, आपका वाइट हो जाता है या कलरलेस हो जाता है। अब यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। कैसे रिएक्शन इन्वॉल्व है, देखो यहाँ पे ये कॉपर का नाइट्रेट जो है ना, कॉपर नाइट्रेट, इसमें कौन से आयन है, कॉपर +2 है और नाइट्रेट मतलब NO3- है। ठीक है, जिंक जो है वो तो आपका है ही है। अच्छा, जिंक नाइट्रेट जो है इसमें क्या होगा, जिंक नाइट्रेट में Zn+2 आयन है। जिंक नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो जिंक नाइट्रेट में क्या Zn+2 आयन है और यहाँ पे क्या है, दूसरा आयन कौन सा है आपका, ये NO3- आयन है, NO3- है ना, नाइट्रेट आयन। तो ये आयन्स हैं। तो एक तरह से इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में, इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, जिंक को यहाँ पे लिखा, जिंक का कॉपर नाइट्रेट का जो आयन है मेनली कॉपर +2 होगा और उससे क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट यानी कि Zn+2, ये जिंक नाइट्रेट का Zn+2 का, और ये कॉपर का कॉपर, इस तरह से लिखा। तो इसी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में इस तरह से ब्रेक करके लिखा जा सकता है, लिख दिया। अब देखना, ध्यान से समझना कि अगर जिंक से, क्या बोल रहा हूं मैं, जिंक से Zn+2 बन रहा है, जिंक से क्या बन रहा है, Zn+2, यानी कि जिंक से Zn+2 कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, रिलीज या लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कॉपर +2 से, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, कॉपर +2 से कॉपर कब बनेगा, जब इस कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे या गेन कर लेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस या रिलीज जो है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका जिंक का, जो जिंक रॉड है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। और कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो किसमें, वो क्या कर रहा है, कॉपर नाइट्रेट जो है उसका कॉपर +2 जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है वो कैसी रिएक्शन है, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अभी तक हमने सिर्फ किस में पढ़ा था, सिर्फ एलिमेंट्स में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड जो हैं, इस तरह के कंपाउंड, कॉपर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन, इस तरह के जो रिएक्शन है या इस तरह के कंपाउंड्स हैं उनमें भी ये क्या होती है, रिएक्शन होती है, जो कैसी टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर को जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, कॉपर को जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए। यहाँ पे एग्जांपल ये सारे, ये तो वहीं पे एक्सप्लेन कर रखा है ये सारा का सारा कि कॉपर नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मेशन किस तरह से है, इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही एक तरह की रिएक्शन है कि कॉपर को आपने क्या किया, यहाँ आगे ये बना भी रखा है,
कॉपर एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि हमने क्या किया, कॉपर लिया और उसको क्या, ये कॉपर की रॉड है और इसको क्या किया, ये जिंक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, AgNO3, ये सॉल्यूशन ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे बन जाता है कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो जाता है, CuNO3 प्लस साथ में क्या बन जाता है यहाँ पे सिल्वर जो है वो रिलीज हो जाता है। और CuNO3 आपको पता ही है कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और ये कैसे कलर का होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस। तो आप देखो यहाँ पे एक कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड से ये कलरफुल लिक्विड बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट था वो कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, वही सेम प्रोसेस जो अभी हमने समझा था वही है। यहाँ कॉपर जो है वो मेटल फॉर्म में है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर प्लस फॉर्म में है, और यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 में है, और यहाँ सिल्वर जो है वो मतलब मेटल फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ किस तरह से रिएक्शन होगी इसको देख लो एक बार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर जो है, कॉपर से कॉपर +2 बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और यहाँ सिल्वर से सिल्वर प्लस से सिल्वर बनेगा, ठीक है, सिल्वर प्लस से सिल्वर बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ऐसे 2 जो होंगे वो इस तरह के रिएक्शंस हो रहे होंगे। यहाँ पे 2 क्या आ जाएंगे आपके, 2 AgNO3 की मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, जिससे 2 सिल्वर के एटम्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर, वही सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन्स का ही क्या है, लेना देना है। इसको मैं यहीं पे लिख दूं या पीछे वाले यहीं पे लिख देता हूं। देखो कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर से बन रहा है कॉपर +2, कॉपर से कॉपर +2 कब बनेगा, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली सेम टाइम पे ही क्या होगा, ये AgNO3 का जो है उसमें Ag+ है, और Ag+ से क्या बन रहा है, Ag+ से बन रहा है Ag मतलब ये Ag+ से Ag कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, गेन होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 सिल्वर तो 1 ही करेगा, 2 सिल्वर 2 करेंगे, तो ये 2 सिल्वर 2 कर देंगे, और ये क्या बन जाएंगे, Ag बना देंगे। तो Cu जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 में, जो कि CuNO3 के फॉर्म कर देगा। और Ag जो है वो किस में Ag+ जो है, यानी कि Ag+ कहाँ है, AgNO3 में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, और क्या फॉर्म कर देगा, सिल्वर फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये सारी रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, देखो ये रिएक्शन दे रखी है जो मैंने अभी आपको बताई। सेम रिएक्शन कोबाल्ट और निकल में, कोबाल्ट का कोई सॉल्ट ले लो, कोबाल्ट ले लो और निकल का कोई सॉल्ट ले लिया, तो वहां पे भी सेम टाइप का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने को मिलेगा। यही रिएक्शंस हैं सारी की सारी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, यहाँ पे एक चीज और समझेंगे हम, कि अगर हम क्या करें, उल्टा प्रोसेस कर दें, जैसे यहाँ इसी में ही उल्टा कैसे कर दें, कि एक बार यहाँ पे जिंक सल्फेट का, ये जिंक यहाँ पे क्या लिया, जिंक का, यहाँ पे कॉपर का नाइट्रेट ले रखा था, उसकी जगह जिंक नाइट्रेट ले लें और कॉपर की डॉट डाल दें, तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है, इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा लिख दूं, कैसे लिख दूं भाई, कि मैंने लिया जिंक नाइट्रेट लिया और इसमें कॉपर की एक रॉड डाल दी, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं, और ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया है, ठीक है, कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी। इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, इस तरह का एक क्वेश्चन था, ठीक है, देख लेना आप चाहें तो। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ये क्यों नहीं होगा, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई या एक्सप्लेन करोगे। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा और समझिए कि कॉपर जो जिंक जो है वो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यही तो हो रहा है, जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिंक से जिंक+2 बन गया और कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो कॉपर +2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी या कॉपर की मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो जिंक से कम है। कैसे पता चलेगा, ये सारी की सारी कहानी हमें पता चलती है किससे, ये रिएक्टिविटी सीरीज से, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी ना, कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। सबसे टॉप पे जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और सबसे नीचे की जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं रिएक्टिविटी मेटल्स की कम होती है, सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो देखो जिंक जो है वो आराम से रिएक्शन करेगा
कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, या कॉपर को जिंक जो है वो कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन उल्टा प्रोसेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, कॉपर कम मेटेलिक है, जिंक ज्यादा मेटेलिक है। मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, मतलब जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है, लेकिन कॉपर की तो कम है, तो कॉपर तो जिंक को दे ही नहीं सकता। यानी कॉपर अपने ऊपर वाले किसी को भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। हाँ, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है कॉपर के ऊपर वाले, वो सभी कॉपर को दे सकते हैं। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन नीचे वाला कोई भी ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ते हैं, यही मेटेलिक प्रॉपर्टी है या रिएक्टिविटी सीरीज है। ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं और इससे ही हमारा काम अभी तो चल गया, लेकिन अभी इसी चैप्टर के आगे हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही चीज है बेसिकली। यहाँ पे तो कुछ ही एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ और भी एलिमेंट्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज क्या बताती हैं? उनकी रिएक्टिविटी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बताती हैं कि कौन रिड्यूस जल्दी से हो सकता है, क्या होता है रिड्यूस होना, ये तो मैंने थोड़ा सा बता ही दिया ना, है ना। अब उसके बारे में डिटेल में ये वैल्यूज, प्रैक्टिकली वैल्यूज कैसे निकलती हैं, वो सारी की सारी बातें आगे करेंगे। और 12th क्लास में भी ये पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ पे भी पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये मैंने बता दिया कि यही है जो ये वाले नीचे से सबसे पहले देखो, ये पोटेशियम ये रहा, फिर उसके बाद सोडियम ये रहा, फिर मैग्नीशियम आप देखो ये रहे, ठीक है। तो ये रिएक्शन की जो ये वाली जो टेबल है ये एक तरह से उल्टी बना दी गई है, लेकिन ऑर्डर जो है वो सेम ही है, ठीक। तो ये वाली तो आप जानते ही हो, इससे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे एक और रिएक्शन हमने पढ़ी थी कॉपर और जिंक वाली। तो जिंक जो है, कॉपर जो है वो इसको सिल्वर को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, क्योंकि ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिल्वर जो है उसकी रिएक्टिविटी कम है, कॉपर की ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को भी आप याद रख लो। यहाँ पे नहीं याद रखते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना है, वो तो रखना ही है आपको, अभी याद रख लो, 12th क्लास में याद रख लो। नीट वाले हैं तो आपको याद होगी ही, नहीं है तो ये याद तो करनी पड़ेगी। इसकी ट्रिक भी बताएंगे किस तरह से याद रख सकते हैं, ट्रिक भी है इसको याद रखने की, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ठीक। तो ये चाहे तो आप इससे अभी, अगर आपको छोटी क्लासेस में अगर आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो उससे भी काम चल जाएगा, नहीं तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये भी वही है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो इसी से एक तरह से निकल के आई है। क्लियर? तो जो हमें बात मैं बता रहा था कि कॉपर जो है यहाँ पे, ये जिंक का नाइट्रेट जो है वो कॉपर से रिएक्शन नहीं करेगा। यानी कि अगर जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर आप कॉपर की कुछ प्लेट्स डाल दो तो वो रिएक्शन ही नहीं करेंगी, वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। उसका रीजन आपको समझ में आ गया। कॉपर जो है वो लेस मेटेलिक है, जिंक जो है मोर मेटेलिक है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। ये चीज यहाँ पे भी लिख रखी है कि इनका ऑर्डर जो होता है, जिंक जो होता है वो सबसे मोर रिएक्टिव होता है, उसके अलावा कॉपर उससे कम रिएक्टिव होता है सिल्वर। सारी के सारी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको अभी बताया ही है, उसको हम इसी चैप्टर में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आज की वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एडिशन के बेसिस पे पढ़ा। दूसरा फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेसिस पे पढ़ा। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिस पे पढ़ा। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब 4th नंबर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पे डेफिनेशन तो मैंने आपको थोड़ी सी बताई थी, उसके बेसिस पे हम रिएक्शंस को बैलेंस भी कर सकते हैं। इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।